स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपका जो आगामी जो 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसका और जो बिहार दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित टेस्ट सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ। और ये टेस्ट सीरीज देखिए किस तरह से होगा और ये आपको दोनों का सामान्य रूप से उपयोगी होगा, सब इंस्पेक्टर के लिए भी और जो बीपीएससी का 67 बीपीएससी का 2021 में जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल से मई के बीच में उसके लिए भी ये दोनों के लिए जो सामान्य रूप से उपयोगी होगा ये टेस्ट सीरीज। और इसमें देखिए यहाँ वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान होगा और यहाँ पे विषय सूची आप लोग देख सकते हैं क्या रहेगा। विषय सूची में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो इतिहास एवं संस्कृति, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सबसे बहुत पूछा जाता है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इस तरह से यहाँ पे आपका विषय सूची रहेगा। और क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए किस तरह से रहने वाला है। क्वेश्चन का लेवल ये जो रहेगा ये आपका बिहार दरोगा से और बीपीएससी में भी ये सामान्य रूप से उपयोगी रहेगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से यूँ कहें कि आपका जो बिहार में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित ये जो टेस्ट सीरीज है आपको बहुत लाभ मिलेगा ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने से। और आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम तैयारी करवाया जाएगा। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे समय समय पे स्टडी मटेरियल सेंड किया जाता है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में सर्च मेनू में जाइए और वहाँ पे कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिए। वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसे आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद पेज खुल जाएगा और वहाँ पे ज्वाइन का बटन आ जाएगा नीचे, और ज्वाइन करके खुद से वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और वैसे मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ये तो मैं करवाऊँगा, यहाँ पे पूरा डिटेल है, यहाँ पे करीब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन मैं आंसर करवाते जाऊँगा और उसी तरह फिर इसके बाद अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थर्ड पार्टी टेस्ट है और वो है हमारा 67th बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 1। आज हम वो करवाने जाएंगे। इसे अभी रहने देते हैं, इसे नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसका हम सारा यूज़ करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। जो भी तैयारी करना चाहते हैं 67 बीपीएससी का वो ज़रूर ये टेस्ट सीरीज दें। मुझे भी ये 67 का जो अभी मैं प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ वो भी मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं वो टेस्ट सीरीज आपको लेकर आ रहा हूँ और वो थर्ड पार्टी का टेस्ट है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आज जो करेंगे वो 67 बीपीएससी पीटी 2021 टेस्ट नंबर 01 करने जा रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग बहुत सारे टेस्ट सीरीज देखेंगे, बहुत सारे महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं उसके भी टेस्ट सीरीज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। अगर आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें इसी तरह का टेस्ट सीरीज पाने के लिए। तो आपका ज़्यादा समय हम ना लेते हुए शुरू करते हैं जल्दी से ये 67 बीपीएससी पीटी मॉडल टेस्ट 01। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपका बोला है कि सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव। और जो गुरु अर्जुन देव थे वो सिख समुदाय के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट आइए दूसरा नंबर। दूसरा बोरा बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, आजीविकों के। तो यहाँ पे जो था आजीविकों का ये कहाँ पे है, तो बराबर की गुफाएं, तो ये बिहार प्रांत के बिहार राज्य के गया जिले में ये स्थित है। और तीसरा नंबर आइए, कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से कहाँ है। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका में। और ये दक्षिणावर्त अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीकी देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और यहाँ और इस क्षेत्र में जो जनजाति पाए जाते हैं उसे हम लोग बुशमैन कहते हैं। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ और आप लोग इसका तुरंत आंसर भी देते जाइएगा, नोट करते जाइएगा अपना, और अपना एक कट ऑफ देख लीजिएगा। इसका कट ऑफ जो है वो मैंने रखा है इसमें करीब 90 नंबर, ठीक है। ये कट ऑफ अगर 90 प्लस आपका आ रहा है तो बहुत अच्छा आपका तैयारी है, और अगर 90 से कम आ रहा है तो आप लोग और थोड़ा मेहनत करें।
तो इस वजह से मैं क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर देख लीजिएगा, क्योंकि आंसर देने में मैं करीब 10 सेकंड का मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। तो 10 सेकंड में कोशिश कीजिए कि आप लोग आंसर दे दीजिए। वैसे क्या होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। चलिए, तो चौथा नंबर जो बोल रहा है, यदि किसी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू। तो चंद्रमा पर जी का वैल्यू कम हो जाएगा, तो जब ये जी का वैल्यू कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा, बढ़ेगी। नेक्स्ट आइए, पांचवा नंबर, निम्न में से कौन से कोयले का प्रकार है। तो यहाँ पे ए बी एंथ्रासाइट बिटुमिनस तो पहले ही पता चल गया, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, पांचवा का ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में, छठा बोल रहा है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसके सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसके सदस्य जो चुने जाते हैं आप लोग सभी जानते होंगे, तो छठा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसके जो सभापति होते हैं, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। सातवां नंबर आइए, ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपेनहेगन, डेनमार्क। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर में, आठवां बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आइए 9 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हो जाएगा पारा का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में, 10वां बोल रहा है कि बिहार के राजगीर में कितने साल के बाद मालमास मेला का आयोजन होता है। ये बहुत ही ये जो मेला है बहुत ही प्रसिद्ध मेला है बिहार के राजगीर का, और इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन सी, प्रत्येक 3 साल के बाद मालमास मेला राजगीर में आयोजित किया जाता है। 11 नंबर आइए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्र दामन के अभिलेख से। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख अपनी शैली की रोचकता, भाव प्रवणता और हृदय वर्जन्य के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः यह एक छोटा गद्य काव्य है, और ये जो कि विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है। 12 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब। और औरंगजेब का शासनकाल कितना था, तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 13 नंबर आइए, योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा, पतंजलि। और पतंजलि याद करने के लिए देखिए, बाबा रामदेव जो है पतंजलि से जुड़े हुए हैं, योग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो पतंजलि जो हो गया योग दर्शन से संबंधित है। यहाँ पे इस तरह से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, 14 बोरा निम्नलिखित में से किस लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी में दूरस्थ वस्तुओं की पहचान पता लगाने के लिए, ये भी सही है, और वायुयान ये सब की गति मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। 15 नंबर आइए, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नान्यदेव, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, न्यायदेव नहीं होगा यहाँ पे, नान्यदेव होगा। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाट वंश। इसे ही सिमराव वंश कहते हैं, या फिर इसे ही देव राजवंश कहते हैं, जिसका उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ, और जिसकी राजधानी 12 जिले के सिमनौनगढ़ में थी। और कर्नाट वंश का संस्थापक जो थे वो नान्यदेव थे। 16 नंबर आइए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस काश्तकारी अधिनियम के द्वारा बंगाल के साथ बिहार के काश्तकारों को भूमि पर अधिकार दिया गया था। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, 17 बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि कितना रहा। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
25.07%। और अगर देश का पूछेगा भारत का, तो भारत का 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर था 17.64%। ठीक है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर। 18 बोल रहा निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि सदिश राशि कौन होगा। तो संवेग और बल जो है, संवेग यानी कि मोमेंटम P इक्वल टू एम भी, ठीक है। फोर्स, बल मतलब फोर्स, F इक्वल टू एम ए, ये दोनों जो है सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि को वेक्टर बोलते हैं और अदिश राशि को स्केलर बोलते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों जो है अदिश राशि नहीं है, यानी कि ये जो है सदिश राशि हैं, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 बोरा किस चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे बोरा है पूर्ण रूप से, तो जब पूर्ण रूप से पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1833 के चार्टर अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट आइए 20 नंबर। 20 बोल रहा है किन्हें मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो उलुग खां था। ठीक है। 21 नंबर आइए, परमाणु संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विखंडन। और संलयन जो होता है वो सूर्य में, सूर्य का ऊर्जा का यहाँ पे स्रोत है, तो संलयन क्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पादन होता है। तो यहाँ पे होता है एक फिजन और एक होता है फ्यूजन। तो संलयन हो गया फ्यूजन, और फिजन जो हो गया वो विखंडन होता है। 22 नंबर आइए, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ पे देखिए 22 का जो है वो दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी बोलते हैं कभी कभी, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलिएगा। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, और उनके जीवन का यह पहला उपन्यास था, और इसका पहला संस्करण 1865 ईस्वी में बंगाली में छपा था। नेक्स्ट आइए 23 नंबर, पुणे समझौते का उद्देश्य क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। तो 23 का यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे पूना पैक्ट अथवा पूना समझौते में भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य ये जो था समझौता हुआ था यरवदा के सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को। ठीक है। और इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। नेक्स्ट आइए अब 24 नंबर में। 24 बोल रहा है कि किस जल में लोहे में शीघ्र जंग लग जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र के जल में, क्योंकि समुद्र के जल में लवण ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 25 नंबर। 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला समाचार पत्र है। तो ये आप लोग सभी जानते होंगे, 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल गजट। लेकिन ये पूछेगा कि ये कब प्रकाशन हुआ इसका, तो ये हो जाएगा 1780 में। तो भारत का पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिक्की को दिया जाता है, जिसने वर्ष 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट आइए 26 नंबर। 26 बोल रहा है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 58 ईसा पूर्व। और इसे ये विक्रम संवत जो है वो इसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व हुई थी, और इसका आरंभ विक्रमादित्य ने किया था, और इसे भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। 27 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है।
तो ये बीपीएससी के एग्जाम में ये कई बार पूछ चुका है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। और यह जो है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि का ही एक भाग होता है। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। 28 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो 28 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के द्वारा। तो गुरु अर्जुन देव थे वो सिखों के पांचवें गुरु थे और इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी, आदि ग्रंथ मतलब ग्रंथ साहिब की रचना की थी। और इसका जो है मुगल शाहजहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पुत्र मोहम्मद सलीम, जिन्हें इतिहास में शहंशाह जहांगीर के नाम से भी नवाजा गया है, जो कि मुगल साम्राज्य के चौथे सम्राट थे, उन्होंने ही इन्हें मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। 29 जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के किस सहयोगी के द्वारा 1837 में अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। तो ये तो सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में जो थे, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था यहाँ पे। और वैसे जो सम्राट अशोक के थे वो बहुत सारे लिपि में लिखे गए थे, उनके लेख ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक और ग्रीक लिपियों में लिखे गए थे। और जो ब्राह्मी लिपि था उनका जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसे पढ़ने में पढ़े थे। 30 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो 30 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लैडोफोरा। ठीक है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर पूछेगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट आइए 31 नंबर। 31 बुरा, ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, यह किसका अप्रूफ है। तो ये कार्बन का। कार्बन का दो अप्रूफ है, कौन कौन, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा जो है वो कुचालक होता है। 32 नंबर में आइए। 32 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। तो व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है। तो इसमें से 32 का जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट आइए 33 नंबर। त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण इक्वल टू ए इक्वल टू वी बाई टी। तो v का होता है वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकेंड, और इसका सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 34 नंबर। 34 बोला, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो 34 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 35 नंबर। 35 बोरा, निम्नलिखित में से मुख्यतः किस राज्य में मुंडा जनजाति पाई जाती है। तो मुंडा जनजाति झारखंड में हो जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर के क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड। 36 नंबर आइए, यह कथन किसका है, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के एम पनिकर का। तो पूरा नाम था इनका कावालाम माधव पनिकर, भारत के विद्वान, पत्रकार और इतिहासकार थे। वे सरदार के एम पनिकर के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं और पनिकर चीन में लंबे समय तक भारत के राजदूत रहे थे। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 बोल रहा है, 37 नंबर बोल रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहां पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकंटक में। 38 नंबर आइए, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में। 39 बोल रहा है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसके द्वारा पढ़ा गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और ये 1857 की जो क्रांति थी उसी के कारण महारानी विक्टोरिया को एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ा, और जिसमें इन्होंने घोषणा की
कि भारतीय लोगों के साथ जाति, धर्म, रंग और प्रजाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में। 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर और वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो यहाँ पे देखिए, अर्धनग्न फकीर अगर पूछेगा तो अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल बोले थे गांधी जी को, और वन मैन बाउंड्री फोर्स अगर पूछेगा तो वन मैन बाउंड्री फोर्स जो बोले थे वो लॉर्ड माउंटबेटन बोले थे, बी। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 41 में। भारतीय शिक्षा इतिहास में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, यानी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो 41 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुड डिस्पैच नीति 1854 को। तो चार्ल्स वुड के निर्देश पत्र में 1854 को भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 42 नंबर। मुंह में दिए जाने वाला पोलियो के टीके का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अल्बर्ट साबिन को। नेक्स्ट आइए 43। अगर आपको इसमें से लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर इस क्वेश्चन नंबर का ये क्वेश्चन गलत है, और आपके अनुसार जो आंसर होगा वो आप जरूर अपना आंसर बताएंगे हमें कमेंट करके। उसके बाद आपको कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाएगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। 43 नंबर आइए। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा का कारण क्या होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में। 44 बोल रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। तो ये सभी को पता होगा, ऑप्शन डी 7 श्रेणियों में। 44 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 45 नंबर। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जो हो जाएगा वो 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी नदी पर, जो कि 98 मीटर की ऊंचाई से यहाँ पे जल गिरता है, और इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आइए 46 नंबर। 46 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 46 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, करीब 90% के आसपास। रेगुलेटिंग एक्ट के नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया। तो 47 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 48 नंबर। 48 बोल रहा है भारत में मनसबदारी प्रथा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर को। देखिए, मनसबदारी प्रणाली वस्तुतः एशियाई उत्पत्ति से संबंध रखती थी, लेकिन भारत में उत्तरी क्षेत्र में इसे सर्वप्रथम लागू करने का श्रेय बाबर को जाता है। लेकिन यह मुगल सम्राट अकबर था जिसने इस व्यवस्था को संस्थागत तौर पर मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नागरिक और सैन्य विभाग दोनों के क्षेत्रों में लागू किया था। नेक्स्ट आइए 49 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो 49 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट आइए 50 नंबर। संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है। मतलब संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली महिला का क्या नाम है। तो इसका 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सिरिमावो भंडारके, श्रीलंका का। ये हमेशा याद रखिएगा, ये कभी कभी हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। और ये श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी की नेता थी, और साल 1960 में वह दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट आइए 51 में। 51 नंबर बोल रहा है कि विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीटर के द्वारा। नेक्स्ट आइए 52 नंबर। किस वर्ष फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिना अतिरिक्त शुल्क दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 53 नंबर।
हाँ, 53 बोल रहा है किताब उल हिंद के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल बरूनी। और यह जो थे किताब किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी और यह अल बरूनी की एक कृति है जिसमें आपको धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियां एवं मूर्ति कला, कानून और माप तंत्र विज्ञान आदि विषयों पर विवेचना करता है। नेक्स्ट आइए 54 नंबर, महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना किस वर्ष किए थे? तो 54 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में। तो हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है और मूल रचना सन 1909 में गुजराती भाषा में किए थे। यह लगभग 30,000 शब्दों का एक लघु पुस्तिका है जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज पर लिखी थी और यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई, जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। इस पर गांधी जी ने क्या किया कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद निकाला ताकि बताया जा सके कि इसकी सामग्री राजद्रोहात्मक नहीं थी। नेक्स्ट आइए 55 नंबर। 55 बोल रहा है कि हड़प्पा कालीन बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का लेप चढ़ाया हुआ होता था? तो धूसर लाल, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 56 नंबर में आइए, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किसने किया था? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग इसको बोलते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग इसका ऑप्शन हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है और देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था और देवभूति के अधिकारी वसुदेव ने देवभूति शुंग की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आइए 57 में, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया था? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज जो थे वो यूनानी इतिहासकार थे और पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया और इंडिका नाम की किताब की रचना मेगास्थनीज ने ही की। नेक्स्ट आइए 58 नंबर। 58 बोल रहा है कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो अभी हमने बताया, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कण्व वंश। तो देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था और देवभूति के अधिकारी वसुदेव ने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। नेक्स्ट आइए 59 नंबर, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और एक चीज अगर लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी और भाषा पूछेगा तो प्राकृत। ठीक है, तो लिपि थी ब्राह्मी और भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट आइए 60 नंबर, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजात शत्रु। नेक्स्ट आइए 61 नंबर, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध के शासक ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने ही गिरिवर्ज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में। 62 बोल रहा है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तबाकत नासिरी। नेक्स्ट आइए 63 में, मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर किससे जीता? तो 63 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 63 का ऑप्शन ए दाऊद खां कर्रानी। तो दाऊद खां कर्रानी बंगाल के कर्रानी वंश के साथ साथ बंगाल का भी अंतिम शासक था जिन्होंने 1572 से लेकर 1576 तक शासन किया था। नेक्स्ट आइए 64 नंबर, बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए शेर शाह ने। नेक्स्ट आइए 65 नंबर, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगालों के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में? तो 65 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम को ही मुअज्जम शाह कहा जाता था और इनका जन्म 14 अक्टूबर सन 1643 ईस्वी को
बुरहानपुर में हुआ था और 3 मार्च 1707 को मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाने पर उनका सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद आजम शाह मुगल राजगद्दी पर बैठा, परंतु 19 जून 1707 को आजम शाह को राजगद्दी से हटाकर स्वयं शहजादा मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सम्राट बना। वह अपनी मृत्यु तक फिर मुगल सम्राट बना रहा। नेक्स्ट आइए 66 नंबर। 66 बोल रहा है कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी टेवर्नियर। 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा टेवर्नियर। और टेवर्नियर अपने समय का एक ख्याति प्राप्त फ्रांसीसी यात्री था। 67 में आइए। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि दी? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए 40 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 3000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आइए 68। किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट आइए 69। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 6 महीने के लिए। 70 नंबर आइए। किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लियोनल मेसी। और ये कहाँ के हैं? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो इस समय ला लीगा टीम बार्सिलोना और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट आइए 71 नंबर। 71 बोल रहा है कि आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे 71 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इमरान ख्वाजा। लेकिन अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर के पद से इस्तीफा दे दिए और आईसीसी के अब जो नए चेयरमैन बने हैं वो ग्रेग बार्कले बने हैं न्यूजीलैंड के। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि आईसीसी का नया चेयरमैन कौन बन गया है? तो अब ग्रेग बार्कले पूर्ण रूपेण से बन गए हैं। तो ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, ग्रेग बार्कले जो हैं वो न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में। 72 बोरा अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार मतलब जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 0.39%। नेक्स्ट आइए 73 नंबर में। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में। 74 बोरा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट आइए 75 नंबर। 75 बोरा इंडिगो के अनुसार 2020 के अंत तक वह डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत देने की छूट की घोषणा की थी? तो ये था ऑप्शन डी 25%। नेक्स्ट आइए 76। पत्रिका द लैसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.09 अरब। और लैसेंट एक साप्ताहिक पत्रिका है जो ये समीक्षा की जाने वाली है कि ये एक सामान्य चिकित्सा पत्रिका है। ठीक है, और यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध सामान्य चिकित्सा पत्रिकाओं में से एक है। यह 1823 में एक अंग्रेजी सर्जन थॉमस वेकले द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने इसका नाम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पर लैसेंट रखा था। नेक्स्ट आइए 77 नंबर। 77 बोरा हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रेंद्र टंडन को। नेक्स्ट आइए 78 नंबर। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और वो किनके स्थान लिए अब? तो ये जो दिवाकर गुप्ता का ये स्थान लेंगे। नेक्स्ट 79 नंबर में आइए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कलकत्ता हाईकोर्ट के
कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज की बनने की सिफारिश की है? तो इसका 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट है ये 80 नंबर। 80 बोल रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 80 का बी निमोनिया। 81 नंबर आइए, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विक्रम दुर्रेस्वामी। नेक्स्ट आइए 82 नंबर। हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेटली। तो यहाँ पे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हैं ब्रेटली, और इनको स्पोर्ट्स अड्डा जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। नेक्स्ट आइए 83 में। 83 बोल रहा है कि विश्व सर्प दिवस यानी कि विश्व सांप जो होता है स्नैक, तो वर्ल्ड स्नैक डे कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 16 जुलाई को। नेक्स्ट है ये 84 नंबर में। 84 बोल रहा है हाल ही में किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया? तो ये 84 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र की ये थी। तो 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 85। यहाँ पे बोल रहा है हाल ही में दिल्ली सरकार ने राजधानी में कितने वर्ष तक तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। नेक्स्ट आइए 86 नंबर में। 86 बोल रहा है हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में सुधौटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। और ये जो परियोजना है 2024 तक इसे कंप्लीट होने की उम्मीद है। नेक्स्ट आइए 87 नंबर। किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणियों में फीस निर्धारित कर दी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। नेक्स्ट आइए 88 नंबर। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 3.5 साल के अंदर। 89 आइए, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ मुखर्जी को। और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये दिया जाता है। और जो सिद्धार्थ मुखर्जी हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और लेखक भी हैं। नेक्स्ट आइए 90 नंबर। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलाल खां को। तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात सुल्तान मोहम्मद ने महमूद लोदी को दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास में सहायता प्रदान की, परंतु 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध में बाबर ने इन अफगानों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और बाबर ने बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी के पुत्र जलाल खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। नेक्स्ट है ये 91 में। 91 बोल रहा है कि बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? तो 91 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली। भागलपुर वाला जो है ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है ये 92। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो 92 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी 3 साल। ठीक है, 3 साल वो पाटलिपुत्र में रहा था। लेकिन ऐसे अगर पूछेगा तो 401 ईस्वी से 410 ईस्वी तक फाहियान जो था वो भारत में रहा था, जिसमें से 3 साल वो पाटलिपुत्र में गुजारा था। इस बीच फाहियान ने 3 वर्ष पाटलिपुत्र में बिताए और फाहियान ने अपनी यात्रा को बड़े रोचक विवरण लिखे हैं। और फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत में आया था। नेक्स्ट है ये 93 नंबर। 93 बोल रहा है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा 93 का ऑप्शन बी नाग दशक। तो देखिए अजातशत्रु के बाद उदयन ने मगध की गद्दी संभाली थी और उदयन ने मगध पर 460 ईसा पूर्व से
करीब 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। और उदयन ने पहली बार पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी स्थापित की। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसे शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। 94 नंबर में आइए, मौर्यकालीन चमार ग्राहिणी यक्षी कहाँ से प्राप्त हुई है? दीदारगंज में, और यह दीदारगंज पटना जिला में है। नेक्स्ट आइए 95 नंबर। 95 बोरा मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुए से भारत की यात्रा की? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा इसका 95 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, आदित्य सेन। ठीक है। और चीनी राजदूत जो थे वांग हुए से लगभग 655 से 675 ईस्वी में 2 बार भारत की यात्रा किए थे। 96 नंबर आइए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 96 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। और इसका आयोजन 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर हुआ था। और यह संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी, किंतु अशोक के शिलालेखों में इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 97 नंबर आइए, चीनी यात्री इस सिंह बिहार का भ्रमण कब किए थे? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 673 ईस्वी में इन्होंने बिहार का भ्रमण किया था। और अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने विश्व भ्रमण करने का निश्चय किया था। नेक्स्ट आइए 98 नंबर। 98 बोरा कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो 98 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशुघोष को। तो कनिष्क द्वितीय शताब्दी 78 ईसा पूर्व से 44 ईस्वी तक में कुषाण राजवंश का एक सम्राट था। और यह अपने सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों तथा कौशल हेतु प्रख्यात थे। और इस सम्राट को भारतीय इतिहास एवं मध्य एशिया के इतिहास में अपनी विजयी धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला के प्रेमी होने के नाते इसे कनिष्क को विशेष स्थान प्राप्त है। 99 नंबर आइए, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णगुप्त। नेक्स्ट आइए 100 नंबर। 100 बोल रहा है कि सुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो 100 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। तो सुंग वंश ब्राह्मण राजवंश था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदस्त को मारकर पुष्यमित्र सुंग ने की। और पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। उन्होंने 36 वर्ष राज किया, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुए, जिन्होंने यवनों को पराजित किया। 101 नंबर में आइए, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाँ, और केवल तब जब प्रधानमंत्री सलाह दे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 101 हो गया। 102 बोल रहा है कि पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे और यह कहाँ के रहने वाले थे? तो 102 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन के। पेब्लो पिकासो चित्रकार थे जो स्पेन के रहने वाले थे। 103 आइए, चाइना मैन एक पद है किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन सी, क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। और भारत में चाइना मैन किसे कहा जाता था? तो कुलदीप यादव को जो था वो चाइना मैन कहा जाता था। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ये चाइना मैन शब्द सबसे पहले वेस्ट इंडीज के गेंदबाज एलिस ओचोंग के लिए प्रयोग किया गया था, जो कि चीनी मूल के बॉलर थे। 104 नंबर आइए, यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस में। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट आइए 105, वी हैव मेड अ ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। एक्चुअली में ये जो है ये संसद में दिया गया भाषण था। तो वही भाषण जो 20वीं शताब्दी का सबसे महानतम भाषणों में से एक माना जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू दिए थे, और ये था, वी हैव मेड अ ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। 106 नंबर आइए, हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? तो 106 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर।
नेक्स्ट आइए 107 नंबर में। 107 बोल रहा है नींद में से कौन सी धातु प्रकृति में धातु रूप में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। 108 आइए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यह रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में। 109 एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। 110 नंबर आइए, नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कब किया था? तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन 110 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 मार्च 2020 को, और सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किए थे। 111 में आइए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो 111 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ले। 112 नंबर में आइए, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? तो यहाँ पे 112 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा चैलेंजर। तो चैलेंजर कहाँ पे है? तो चैलेंजर जो द्वीप है वो आपका जो हम लोग बोलते हैं कि प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त जो है विश्व का एक प्रमुख बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है, यहीं पे आपका चैलेंजर डीप है। ठीक है, तो चैलेंजर डीप, डीप मत समझिएगा, चैलेंजर डीप DEEP है, और इसकी करीब करीब 11,022 मीटर तक ये गहरी है। ठीक है, और इसका जो हाल ही में ये न्यूज़ में रही थी चैलेंजर डीप, क्यों? तो चैलेंजर जो डीप थी हाल ही में न्यूज़ में इसलिए रही थी क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी कैथी सुलिवन पृथ्वी के सबसे गहरी बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है, और ये जून 2020 की ये घटना है। ठीक है, तो इसीलिए इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी इसका डिस्क्राइब किया है कि इस चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो वो थी कैथी सुलिवन, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी हैं। नेक्स्ट आइए 113 नंबर में। 113 बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? तो ये एक स्थान है और ये है खान है, ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। तो 113 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 114 नंबर। 114 है थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी इसका निवास स्थान है, नेपाल के भी क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। ठीक है, बिहार में चंपारण हो गया जी, और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी इसका सीमावर्ती क्षेत्र में इसका निवास स्थान है, तो इसलिए इस वजह से ये ई हो जाएगा। 115 ये हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस के पे आधारित है। तो हजीरा संयंत्र जो है वो गुजरात के सूरत में है, और ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, और इस संयंत्र की स्थापना उर्वरक अमोनिया और तथा जैव उर्वरकों के उत्पादन करने हेतु किया गया था, और भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 5 फरवरी 1982 को इस संयंत्र की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट आइए 116 नंबर। 116 बोल रहा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो 116 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी। तो तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर की चिनाई किया हुआ बांध माना जाता है। ठीक है, और यह बांध सन 1969 में पूरा हुआ, और यह 124 मीटर ऊंचा और 1 किलोमीटर लंबा है। बांध के पीछे एक झील बनाई गई है जो दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। 117 ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद में। 118 नंबर में आइए, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है? आत्मनिर्भर है। तो आत्मनिर्भर है, तो इसका हो जाएगा 118 का ऑप्शन डी ग्रेफाइट में ये जो है आत्मनिर्भर है, और टीन का उत्पादन भारत में नगण्य रूप से होता है। 119 आइए, संगमरमर इनमें से क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कायांतरित चट्टान, और संगमरमर का जो होता है वो फार्मूला वो है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और ये चूना पत्थर का कायांतरण रूप होता है, इसीलिए इसे कायांतरित सेल या चट्टान कहते हैं। 120 नंबर में आइए, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र, और अगर सूर्य का निकटतम ग्रह पूछेगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा बुध। 121 नंबर में आइए,
महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। 122 आइए, सू नहर किसे जोड़ती है? तो 122 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सुपीरियर झील और ह्यूरन को। तो सू नहर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। नेक्स्ट आइए 123 नंबर। 123 बोल रहा है आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? तो 100 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद स्वीकृति के पूर्व। अनुच्छेद 267 में इसका वर्णन किया गया है और यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है, अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस निधि का गठन संसद ही करती है, अर्थात संसद ही तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होना चाहिए। 124 नंबर में आइए, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग को अब खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आइए 125 में, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो है इसका मुख्य चुनाव आयुक्त ही की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो की आयु की होती है। और चुनाव आयुक्त का जो वेतन है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। 126 नंबर आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किन संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट आइए 127 नंबर, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। और झंडा समिति के तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट आइए 128 नंबर, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 128 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानूनी सलाहकार। तो 128 का जो होता है वो सी हो जाएगा, कानूनी सलाहकार। और ये जो है सरकार का एक वकील भी होता है। नेक्स्ट आइए 129 नंबर में, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित होती है? तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद में। हम सभी जानते हैं कि एक राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची, और ये दोनों में जो नहीं होता वो अवशिष्ट शक्तियां मानी जाती हैं, जो कि संसद के पास इसकी शक्तियां होती हैं इस पे कानून बनाने का। नेक्स्ट आइए 130 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 151। और अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पूछेगा, निर्देशक तत्व में पूछेगा, तो अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। 131 नंबर में आइए, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक हुआ और नया प्रांत बनाया गया? तो 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 132 नंबर, बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा यहाँ पे पूछ रहा है। अगर औपचारिक घोषणा पूछेगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1928 ईस्वी में, और अगर गठन पूछेगा बिहार में किसान सभा के गठन, तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी में। 133 मई 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पामस्टन। ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अगर पूछेगा प्रधानमंत्री, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, 1857 पूछेगा तो पामस्टन, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूछेगा तो विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट आइए 134 नंबर, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका था? तो 134 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना अब्दुल आज़ाद का। और नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन मौलाना आज़ाद ने व्यक्त किया था, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में यह कथन लिखा था।
नेक्स्ट आइए 135 नंबर। 135 बोल रहा है महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत का कौन से थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य और अहिंसा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 136 में आइए, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वराज दल से संबंधित नहीं थे, बाकी जो सभी ऑप्शन में दिए हैं वो स्वराज दल से जुड़े हुए थे। और स्वराज दल की स्थापना कांग्रेस के भीतर ही 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आइए 137 नंबर। 137 बोल रहा है बहिष्कृत भारत पत्रिका में इनमें से किससे संबंधित है? तो 137 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। और बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में प्रारंभ की और इसका प्रकाशन मराठी भाषा में किया गया था। और वर्ष 1924 में उन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अंग्रेजी में तथा केसरी जो था वो मराठी में पत्रिका निकाले थे। और ज्योतिबा फुल्ले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इनकी एक पुस्तक गुलामगिरी भी है। वहीं आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में गोविंद रनाड़े के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 138 में आइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद भी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। 139 नंबर में आइए, 139 बोल रहा है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना की थी। तो ये था ऑप्शन डी, राजा महेंद्र लाल सिंह। ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में इन्होंने पहले प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 140 आइए, लाहौर का अधिवेशन 140 में बोल रहा है कि लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था? तो 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 141 नंबर आइए, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का शहर है? तो 141 में देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे मथुरा और अयोध्या ये उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं उज्जैन जो है, उज्जैन आपका शहर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश में है। और जयपुर जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट आइए 142 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 142 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो लाहौर में है। देखिए एक एक करके मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन में। बाबर का है काबुल में, हुमायूं का है दिल्ली में, अकबर का है सिकंदराबाद में, जहांगीर का है लाहौर में, शाहजहां का है आगरा में और औरंगजेब का है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 143 नंबर में आइए, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। ये बहुत लोग को पता होगा। नेक्स्ट आइए 144 नंबर, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलकेशिन प्रथम। तो पुलकेशिन प्रथम 543 से 566 ईस्वी के बीच शासन था इनका और बदामी के चालुक्य वंश का ये संस्थापक थे। इसके द्वारा अश्वमेध एवं वाजपेयी यज्ञ करवाए गए और इसके 2 पुत्र थे, एक थे कृतिवर्मन प्रथम और दूसरे थे मंगलेश। 145 नंबर में आइए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? तो ये थे ऑप्शन ए, शिवाजी के शासनकाल में। और अष्टप्रधान में अगर एक पद का नाम बोले तो पेशवा, ये मंत्रियों का प्रधान था। प्रशासन में राजा के बाद इसका सबसे बड़ा पद था। और एक आता है इसमें अमात्य। अमात्य का पूछता कि क्या थे? तो अमात्य जो होते थे वो वित्त मंत्री होते थे, ठीक है। और एक और इसमें पूछता था सुमंत क्या होते थे?
अष्टप्रधान में। तो सुमंत का जो पद था वो विदेश मंत्री का पद होता था। तो इस तरह से आप अमात्य याद कर लीजिएगा, एक पेशवा और एक सुमंत, इसमें से यहाँ पूछता है। नेक्स्ट आइए 146 नंबर। 146 बोल रहा है इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके शासनकाल में संपन्न हुई। तो 146 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता थे वो मोरक्को के मूल निवासी थे, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा पर आए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वो 1325 से 1351 ईस्वी तक था। 147 आइए, रामानुजाचार्य इनमें से किससे संबंधित थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विशिष्ट द्वैतावाद से। और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद वेदांत के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। 148 नंबर में आइए। 148 बोल रहा है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर सुल्तान किस वर्ग के थे। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्क के। 149 नंबर में आइए, सांची के स्तूप किसके शासनकाल में बनाया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट आइए 150 नंबर और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस ईस्वी में हुआ था। तो 150 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 78 एडी में। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ कनिष्क के बारे में एक चीज़ याद रख लीजिएगा। कनिष्क का जो है इम्पोर्टेंट, पहला याद रखिए कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित किया गया। और वह 78 ईस्वी शक युग के संस्थापक थे, यानी कि शक संवत के संस्थापक थे कनिष्क। तो केवा ईस्वी में, तो 78 ईस्वी में ये शक संवत की स्थापना किया गया था। और उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तथा पुरुषपुर से बौद्ध भिक्षु अशुघोष को ले गए थे। और चरक और सुश्रुत कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था और उसने 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी। और परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा किया गया था। और इस परिषद के दौरान बौद्ध ग्रंथों का संग्रह लाया गया था और टिप्पणियों को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण किया गया था। कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वानों में वसुमित्र, अशुघोष, नागार्जुन, चरक और पार्श्व शामिल थे। कनिष्क ने चीन में हान राजवंश के राजा हान होती के खिलाफ युद्ध किया और कनिष्क ने दूसरे प्रयास में चीनी राजा को पराजित कर दिया था। तो इस तरह से करके 67 बीपीएससी का आपका टेस्ट नंबर 1 खत्म हो गया है। और ये न केवल बीपीएससी के लिए उपयोगी है, जो भी बिहार दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए भी ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे जितने भी टेस्ट सीरीज आने वाले हैं वो सभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण संस्थानों के आप लोग को मैं टेस्ट सीरीज इस वीडियो के माध्यम से करवाते जाऊंगा, जो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन संभवतः आप लोग के पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाती है, या फिर बहुत लोगों के पास उपलब्ध होती भी है तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वजह से मैंने ये टेस्ट सीरीज यूट्यूब के माध्यम से शुरू किया है। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल में सर्च कीजिए confusion9.2.11 और वहाँ से आप लोग जाकर आराम से ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पे भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल समय समय पे सेंड किए जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद।